नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में आयोजित पराक्रम दिवस समारोह को संबोधित किया। इससे पहले पीएम ने नेशनल लाइब्रेरी का दौरा कर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। पीएम मोदी ने कहा कि कोलकाता आना भावुक करने वाला पल है। आज के दिन गुलामी के अंधेरे में चेतना फूटी थी। पीएम ने कहा कि आज ही के दिन मां भारती की गोद में उस वीर सपूत ने जन्म लिया था जिसने आजाद भारत के सपने को नई दिशा दी थी। पीएम मोदी ने 23 जनवरी के दिन को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान किया। विक्टोरिया मेमोरियल में भी पीएम मोदी ने कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। पीएम मोदी के साथ कार्यक्रम में सूबे की सीएम ममता भी मौजूद रहीं। कार्यक्रम में ममता ने भाषण देने से इनकार कर दिया। पीएम मोदी ने असम के 1,06,000 लोगों को भूमि आवंटन प्रमाण पत्र बांटे। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि आपका प्यार बार बार मुझे असम ले जाता है। उन्होंने कहा कि आज हमारी सरकार ने आपके जीवन को सबसे बड़ी चिंता दूर कर दी है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि असम की धरती हमारे लिए माता का रूप है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक बोडो समझौते के बाद असम का एक बड़ा हिस्सा शांति के साथ विकास की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी मौजूद रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर सीएम ममता बनर्जी ने 8 किलोमीटर लंबी पदयात्रा की शुरुआत की। उनकी पदयात्रा श्याम बाजार से नेताजी की मूर्ति से शुरू होकर रेड रोड पर खत्म होगी। उन्होंने कहा कि आजादी से पहले राष्ट्रीय सेना की अवधारणा नेताजी की दूरदर्शिता थी। सीएम ममता बनर्जी ने पदयात्रा के बाद भाजपा पर जमकर हमला बोला। ममता ने कहा कि बीजेपी लोगों को बांटना चाहती है। मेरी लड़ाई देश के लिए है। उन्होंने नेताजी के जन्मदिन पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित किए जाने की मांग की। सीएम ने कहा कि भारत में 4 रोटेटिंग राजधानियां होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में टीएमसी द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाए जाने को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ममता बनर्जी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस ने कभी महापुरुषों को सम्मान नहीं दिया है, चाहे वो स्वामी विवेकानंद रहे हो या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस। भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दीदी के अहंकार के चलते टीएमसी नेता पार्टी को छोड़ रहे हैं। वहीं विजयवर्गीय ने साफ किया है कि बीजेपी बिना मुख्यमंत्री चेहरे के बंगाल चुनाव में उतरेगी। आयकर विभाग ने जयपुर में सर्राफा कारोबारी और 2 रियल एस्टेट डेवलपर के यहाँ छापा मारा। इसमें विभाग को 2.25 करोड़ रुपए की 2 नंबर की कमाई का पता चला है। एजेंसी को सर्राफा कारोबारी के यहाँ एक सुरंग में 700 करोड़ की संपत्ति की जानकारी मिली है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पंचायत चुनाव के प्रत्याशी चुनने में सांसदों और विधायकों को दखल न देने को कहा है। 2 दिन के दौरे पर लखनऊ आए नड्डा ने पार्टी सांसदों और विधायकों से बात की। इस दौरान रिश्तेदारों व परिवार के लोगों को प्रतिनिधि न बनाने की नसीहत दी। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली को लेकर किसान नेताओं और पुलिस के बीच बैठक हो रही है। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी, डॉक्टर दर्शनपाल सिंह और योगेंद्र यादव बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस के अलावा दिल्ली पुलिस के अधिकारी भी पहुंच चुके हैं। लखनऊ और भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसानों के समर्थन में मार्च निकाला। भोपाल में राजभवन की तरफ से जाते समय रास्ते में पुलिस के साथ कार्यकर्ताओं की भिड़ंत हो गई, जिसके बाद कार्यकर्ताओं को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। किसान यूनियन द्वारा पेश किया गया नकाबपोश अपने बयान से पलट गया है। गिरफ्तार नकाबपोश ने अपना नाम योगेश सिंह बताया है। उसने कहा कि किसानों ने मेरी पिटाई की, मैंने जो भी बयान दिया वो किसानों के कहने पर दिया और उन्हीं के द्वारा दी गई स्क्रिप्ट पढ़ी है। कृषि कानूनों को लेकर रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री कह रहे हैं कि 12 बैठकों के बाद भी कृषि कानूनों पर कोई नतीजा नहीं निकला। क्या वे गिनती जोड़ रहे थे? समाधान के लिए एक ही बैठक काफी है। इसके लिए 56 इंच की छाती नहीं, सीने में दिल चाहिए। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और किसानों के बीच लगातार वार्ता असफल हो रही है। ये भाजपा की खेती और किसानों के प्रति नासमझी है। न्याय की पुकार का दमन करने से लोकतांत्रिक व्यवस्था आहत हुई है। तमिलनाडु के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। राहुल ने कहा है कि पीएम मोदी के मन में तमिलनाडु की संस्कृति, भाषा और लोगों के लिए कोई सम्मान नहीं है। वो सोचते हैं कि तमिल भाषा एवं संस्कृति को उनके विचारों के अधीन होना चाहिए। रविवार को मोल्डो में भारत और चीन के बीच LAC पर तनाव को लेकर कॉर्प्स कमांडर स्तरीय बैठक होगी। बैठक का लक्ष्य पूर्वी लद्दाख में 9 महीने से जारी तनाव का समाधान निकालना है। सूत्रों ने बताया कि बैठक के लिए रूपरेखा और भारत के पक्ष पर काम किया जा रहा है। मेजर जनरल बिपिन रावत ने भारत फ्रांस की वायुसेना के संयुक्त युद्ध अभ्यास डेजर्ट नाइट 21 की समीक्षा की। इस दौरान सीडीएस ने फ्रांस की टीम के मुखिया मेजर जनरल लॉरेंट हार्बिटेट से मुलाकात की। उन्होंने फ्रांस के एयर रिफ्यूमर
में उड़ान भरकर युद्ध अभ्यास को बारीकी से परखा। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने युवाओं के नाम संदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन से प्रेरणा ले, जिससे समाज से गरीबी, अशिक्षा, लैंगिक भेदभाव और भ्रष्टाचार जैसी बुराइयों को दूर किया जा सके। यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची जारी कर दी है। जारी की गई वोटर लिस्ट में 12,27,99,686 वोटर हैं। यूपी में पिछले 5 सालों में वोटरों की संख्या 84 लाख वोटर से बढ़े हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप विधायक सोमनाथ भारती को एम्स कर्मियों से मारपीट करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में दोषी ठहराया है। अदालत ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर भारती को 2 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना लगाया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। तलाशी अभियान के दौरान हाडीगुड़ा गांव में एक दहशतगर्द का ठिकाना मिला है, जिसमें भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। ठिकाने को नष्ट कर दिया गया है। तलाशी अभियान जारी है। जम्मू कश्मीर में हीरानगर के पानसर में सीमा सुरक्षा बल ने एक सुरंग का पता लगाया है। इसकी लंबाई 150 मीटर बताई जा रही है। सूत्रों ने बताया कि सुरंग का निर्माण पाकिस्तान द्वारा दहशतगर्दों को भारत में घुसपैठ कराने के लिए किया था। जवानों ने 10 दिनों में दूसरी सुरंग का पता लगाया है। यूपी के सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नोएडा सेक्टर 21 से स्थित इंडोर स्टेडियम का लोकार्पण किया। इंडोर स्टेडियम को 101 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। बता दें कि स्टेडियम में आज से ही सीनियर रेसलिंग चैंपियनशिप की शुरुआत हो रही है। सीएम योगी 25 जनवरी को नोएडा के दौरे पर आएंगे। इस दौरान सिलपाट में सीएम के हाथों 78 परियोजनाओं का लोकार्पण होगा। नोएडा सेक्टर 33 स्थित सिलपाट में शंख ध्वनि और लोक नृत्य से सीएम का स्वागत होगा। यहाँ अलग अलग जगहों के लोक कलाकार प्रस्तुति देंगे। भाजपा आलाकमान ने राजस्थान के लिए कोर कमेटी बनाई है। इसकी पहली बैठक रविवार को होगी। बता दें कि राजस्थान में पार्टी के भीतर गुटबाजी के आरोप और अटकलें थीं। इससे निपटने के लिए 16 सदस्यों की कोर कमेटी बनाई गई है। गणतंत्र दिवस के मौके पर नोएडा में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अहम फैसला लिया गया है। पुलिस ने बताया कि गणतंत्र दिवस को देखते हुए नोएडा में 31 जनवरी तक धारा 144 लागू की गई। लोगों को निजी ड्रोन उड़ाने, सार्वजनिक स्थल पर ड्रिंक करने और सड़क जाम करने की अनुमति नहीं होगी। शिवमोगा के निकट विस्फोट से हुई जनहानि के बाद कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा ने कड़े फैसले लिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में अवैध खनन की इजाजत नहीं दी जाएगी। ऐसी गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अवैध खनन रोकने के लिए सख्त कार्रवाई होगी। गौतम बुद्ध नगर जिले में वर्ल्ड फेस्टिवल की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसका आयोजन 2 फरवरी से होगा। अधिकारी ओखला पश्चिम बिहार का दौरा कर रहे हैं। मुख्य वन संरक्षक अधिकारी एनके जानू ने बताया कि फेस्टिवल में विभिन्न तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होगा। सीएम योगी ने लखनऊ में 24वें हुनर हाट का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत को गुलामी से मुक्त कराने के लिए जो कार्य किया था, उसका मूल मंत्र स्वावलंबन था। हुनर हाट युवाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाती है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने हुनरमंदों को अवसरों से वंचित रखा। हुनर हाट जैसे मंच मिलने के बाद यूपी ने लंबी छलांग लगाई है। यहाँ प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ी है। 5 लाख से ज्यादा शिल्पकारों को रोजगार दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के स्थापना दिवस पर विशेष डाक टिकट जारी किया जाएगा। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि 25 जनवरी को स्थापना दिवस मनाया जाएगा। रिज मैदान में आयोजित स्वर्ण जयंती समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि होंगे। देश में अब बिजली उत्पादन के लिए कोयले की कमी नहीं आएगी। कोल इंडिया लिमिटेड ने कहा है कि वो किसी भी बड़ी मांग को पूरा करने के लिए तैयार है। कोल इंडिया का ये बयान ऐसे समय में आया है जब बिजली की मांग उच्च स्तर पर पहुंच गई है। पाकिस्तान की अदालत ने हाफिज सईद के 3 सहयोगियों को 6 माह की सजा सुनाई है। इन पर दहशतगर्दी के लिए वित्त पोषण का आरोप है। इस सजा के साथ ही मुजाहिद और इकबाल का कुल कारावास 80 और 56 साल हो गया है। बता दें कि अदालत इनको पहले भी सजा सुना चुकी है। भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या ने प्रत्यर्पण से बचने के लिए आखिरी पैंतरा चल दिया है। माल्या के वकील ने ब्रिटेन की अदालत में सुनवाई के दौरान इसके संकेत दिए। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि माल्या ने ब्रिटेन के गृह मंत्रालय के पास शरण मांगने का आवेदन किया है। कर्नाटक सरकार ने सभी हवाई अड्डों पर काम करने वाले कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर कोविड-19 का टीका लगाने की मंजूरी दी है। सरकार का कहना है कि वो इन कर्मियों को अग्रिम मोर्चे पर तैनात कार्यकर्ता के तौर पर देखती है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घरेलू उग्रवाद से निपटने के लिए प्लान बनाया है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए अंतर एजेंसी की समीक्षा की जाएगी।
कैपिटल हिल पर 6 जनवरी को हुए हमले की घटनाओं को गंभीरता से लेने की जरूरत है। व्हाट्सएप चैट लीक मामले में टीवी पत्रकार अर्नब गोस्वामी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि इस बारे में सरकार कानूनी राय ले रही है। उनके खिलाफ सरकारी गोपनीयता कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है। केरल की 14वीं विधानसभा ने 4.5 साल में 109 महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए हैं। इनमें मलयालम भाषा विधेयक से लेकर ईसाई कब्रिस्तान विधेयक शामिल है। विधानसभा अध्यक्ष रामकृष्णन ने कहा है कि कानून बनाने की दिशा में सदन ने बहुत अच्छा काम किया है। जम्मू कश्मीर में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में फिर से बर्फबारी जारी है। इसमें 270 किलोमीटर लंबे जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात रोक दिया गया। घाटी का प्रवेश द्वार माने जाने वाले जवाहर सुरंग के दोनों ओर सड़क काफी फिसलन भरी हो गई है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ सांसद विधायक अदालत में चल रहे मुकदमे में अब 25 जनवरी को सुनवाई होगी। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज वर्तिका सिंह ने स्मृति ईरानी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। आज अवकाश होने के कारण सुनवाई टल गई। राजस्थान के अनेक इलाकों में कड़ाके की सर्दी और कोहरे का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 2 दिनों में 2 से 4 डिग्री तक तापमान गिर सकता है। वहीं कई जिलों में शीतलहर और कोहरे की चेतावनी जारी की है। बिजनौर के किसान 26 जनवरी को परेड में शामिल होंगे। इसके लिए कई किसान सेंट मैरी चौराहे पर इकट्ठा हुए। इसके बाद उन्होंने दिल्ली की ओर कूच किया। किसानों ने साफ तौर पर कहा है कि कृषि कानूनों के वापस न होने तक दिल्ली पहुंचकर प्रदर्शन करते रहेंगे। बीसीसीआई ने कहा है कि आईपीएल 2021 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी 18 फरवरी को हो सकती है। हालांकि नीलामी कहां होगी इसका वेन्यू अभी तक तय नहीं किया गया है। इस पर अभी फैसला होना बाकी है। बीसीसीआई को अभी ये तय करना है कि आगामी आईपीएल कहां होगा। ऑस्ट्रेलिया पर भारत की ऐतिहासिक जीत पर आनंद महिंद्रा ने जाबाज खिलाड़ियों को एसयूवी का तोहफा देने का ऐलान किया है। गिफ्ट पाने वाले खिलाड़ियों में मोहम्मद सिराज, टी नटराजन, शार्दुल ठाकुर, वॉशिंगटन सुंदर, शुभम गिल और नवदीप सैनी शामिल हैं। पूर्व भारतीय कप्तान बिशन सिंह बेदी समेत कई पूर्व दिग्गजों ने कोहली की जगह अजिंक्य रहाणे को भारत की टेस्ट टीम का कप्तान बनाने की मांग की है। बिशन सिंह बेदी ने कहा है कि रहाणे ने जिस तरह घायल टीम की कप्तानी करते हुए भारत को जीत दिलाई वो काबिले तारीफ है। भारत इंग्लैंड के बीच आगामी सीरीज के 2 टेस्ट मैच चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में बिना दर्शकों के खेले जाएंगे। सूत्रों ने बताया कि कोरोना वायरस से उत्पन्न हालात को देखते हुए बचाव के उपाय के तहत दर्शकों को स्टेडियम में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। भारत इंग्लैंड के बीच 5 फरवरी से शुरू हो रही 4 टेस्ट मैचों की सीरीज को लेकर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व स्पिनर ब्रैड हॉग ने भविष्यवाणी की है। ब्रैड हॉग ने कहा है कि टीम इंडिया इस टेस्ट सीरीज को 3-0 या फिर 3-1 से अपने नाम करने में सफल रहेगी। इंग्लैंड के साथ गाले में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट की पहली पारी में श्रीलंका ने 381 रन बनाए। एंजेलो मैथ्यूज 110 और निरोशन डिकवेला ने 92 रन की पारी खेली। इंग्लैंड की तरफ से एंडरसन ने 40 रन देकर 6 खिलाड़ियों को आउट किया और मार्क वुड ने 3 विकेट झटके। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।